अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और प्रोफाइल की आज के एपिसोड पे जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज एचआर प्रोफेशनल। लास्ट 15 ईयर्स से डिफरेंट इंडस्ट्री और ब्रांड के साथ ये काम कर रहे हैं, जिनमें मेट्रो, सीमेंस, ओरिजिनल और करंटली इज हेड ऑफ एचआर एट क्रॉस स्टिच ब्रांड एंड मिस्टर राना फहद रशीद साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस कन्वर्सेशन के लिए टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया। Assalamualaikum. Thank you so much for having me here, and hopefully we will have a great discussion. इंशाल्लाह। और कन्वर्सेशन का स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड, अर्ली एज, एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने अपनी जो इनिशियल स्कूलिंग है वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल से है मेरी, और इंटर मैंने किया है जीसी फैसलाबाद से, और फिर मैंने ग्रेजुएशन जो है वो रावलपिंडी से की है, और उसके बाद अगेन एमबीए मेरा फैसलाबाद से है। और करियर का मैंने जो अपना स्टार्ट लिया है वो मैंने कराची से लिया है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बड़ा डिवर्सिफाइड किस्म का जो इनिशियल एक्सपीरियंस है मेरा, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर मैंने एजुकेशन और एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। और जब मेरी जॉब हुई सीमेंस कराची में, तो उसके बाद फिर अगेन जॉब की वजह से मैं लाहौर आया, और फिर लाहौर ऐसा आया कि फिर लाहौर का ही होकर रह गया। क्या बात है। अच्छा, एचआर की फील्ड को आपने क्यों चूज़ किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, ये ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। जब हम एमबीए में थे तो हमें ऑप्शन दी गई कि आपने कौन सी फील्ड जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब मैंने सब ना एचआर किया। अच्छा, जो हमारे बैच के लोग थे उनमें जो सबसे कम इंटरेस्ट शो किया ना, वो लोगों ने एचआर में किया। ठीक है, तो उन्होंने कहा यार हम इतने कम स्टूडेंट के साथ एचआर जो है इसका बैच कंटिन्यू नहीं कर सकते। लोग ज़्यादा मार्केटिंग या फाइनेंस। हाँ, अब आप जो है ना, आप के पास ऑप्शन है या फाइनेंस में चले जाएं या मार्केटिंग में चले जाएं। तो मैं ना चाहते हुए मुझे मार्केटिंग में जाना पड़ा। तो मैंने जो अपना मास्टर किया, एमबीए किया, वो मार्केटिंग में किया। और मैंने जब सीमेंस में अप्लाई किया इंटर्नशिप के लिए, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मेरी इंटर्नशिप हो गई। जब मैं वहाँ पे सीमेंस में गया तो मुझे पता चला यहाँ पे तो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जी हमने तो आपकी इंटर्नशिप एचआर में की है जी। तो वो जो एक मिसिंग डॉट था ना, वहाँ पे वो कनेक्ट हो गया। मैंने वहाँ काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी मैनेजमेंट थी उन्होंने मेरे काम को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र कर दी थी एचआर के अंदर। तो मैंने अपने जो हमारे हेड थे एमबीए के, सैयद उर्फी हाशमी, उनको मैंने कॉल की। मैंने कहा सर ये सिनेरियो है, अब मुझे बताएं। उन्होंने कहा यार अगर तुम्हारी सीमेंस में जॉब होती है ना, तो तुम भाई बाद में एमएस कर लो, एमफिल कर लो, एक और एमबीए कर लेना एचआर में, लेकिन जॉब तुम जो है ना वो ज्वाइन करो। तो फिर मैंने एक एमएस किया पीएफ किट कराची से, ठीक है, एचआर के अंदर। क्या हुआ, ताकि वो जो गैप है उसको फिर मैंने ब्रिज किया, ताकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो उसकी सपोर्ट मिल जाए मुझे। जो एक आपकी थ्योरी होती है एचआर की, जो भी लर्निंग है वो पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाए। जी। तो इस तरीके से जो है वो फिर मैं एक अल्लाह ताला का ख़ास करम रहा कि एक आप कहने के डाइवर्ट होके अगेन फिर मैं बैक टू एचआर आ गया। अच्छा फहद साहब, जब एचआर का आपने प्रोफेशन चूज़ किया, एचआर की फील्ड में डिफरेंट ब्रांड के साथ आपने काम किया, तो कौन से चैलेंजेस फेस हुए स्टार्ट में? अच्छा देखें, एचआर के अंदर जो सबसे अच्छी बात है ना, और एचआर के अंदर सबसे बुरी बात है, वो ये कि आपको ना लोगों के बिहेवियर के साथ डील करना है। और जो बिहेवियर है ना ये अनप्रेडिक्टेबल है। आप हैं, आप बड़े अच्छे मूड में हैं, अगले दिन आप आते हो, आपकी एक पर्सनल लाइफ के अंदर कोई इशू हो गया, तो आपका जो बिहेवियर है, जो आपका एटीट्यूड है, वो 180 डिग्री पे जाके चेंज हो गया। तो अब बाकी जितने भी फील्ड्स हैं उसके अंदर आपके पास कुछ ना कुछ प्लानिंग्स होती है कि यार मैंने ये चीज़ें करनी है। एचआर जो है ना ये तो बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है, क्योंकि आपने किसी को, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बोनस दिया, आप कहते हो यार हमने इसको ना 1 सैलरी बोनस दे दी है या 2 सैलरी दे दी है। अब पता चला कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो 3 की थी जी, अब वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। आप किसी को इंक्रीमेंट देते हो, आप कहते हो यार इसको मतलब एक प्रोसीजर होता है, ये सिर्फ आप नहीं होते लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर आप ही होते हो। आपने नेट सपोज के उसको 15% दिया, तो पता चला है कि वो तो समझ रहा है कि मैं तो शायद 25% जो है इसका है जी। तो सबसे बड़ा जो आपने चैलेंज की बात की है, तो इसमें चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है कि एट द एंड ऑफ डे यू हैव टू मैनेज द एचआर जी। अच्छा फहद साहब, आपने मल्टीनेशनल के साथ भी काम की है और लोकल ब्रांड्स के साथ भी काम किया है, तो क्या है एचआर डिफरेंट है? लोकल में किस तरह क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए हैं, किस तरह आपने मतलब कि
तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ लेकर चले हैं, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा होता है, तो किस तरह आप ये मैनेज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, अपने दोनों एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं। जो मल्टीनेशनल है वहाँ जो लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल है, लोगों की जो ग्रूमिंग होती है वो डिफरेंट होती है, और जो आपकी लोकल कंपनीज हैं वहाँ पे डिफरेंट होती है। वहाँ पे मल्टीनेशनल में तो चीज़ बड़ी फिल्टर होके आती है जी, ठीक है। और अब जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके कुछ राइट्स होते हैं, कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जी। अगर आपको अपने राइट्स का पता है और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। असल मसला उधर होता है कि जब आप जो है वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना और आपके राइट्स, उसकी आपको क्लैरिटी नहीं होती। अच्छा, अब कुछ मैं यहाँ किसी की एडवोकेसी नहीं करूँगा, लोकल कंपनीज़ के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, उनके स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, लाइक उन्होंने हर चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंट की हुई है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो ड्राफ्ट की हुई हैं, एम्प्लॉय के साथ उनको शेयर करते हैं और एम्प्लॉयज़ को उसके ऊपर गाइड करते हैं, और अगर कोई एम्प्लॉयज़ के कंसर्न्स होते हैं तो उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे कुछ ऐसी कंपनीज़ भी होती हैं कि वहाँ लोगों को पता ही नहीं होता। मैं अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग सेशन था, उसके अंदर हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो वहाँ हमने पूछा कि आपकी जो कंपनीज़ हैं इनके गोल्स वगैरह क्या हैं, आपकी पॉलिसीज़ वगैरह, कोई आपका इंट्रानेट है। तो वो 90% ऐसे पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है हमारी कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, हमारे अलाउंसेस क्या हैं, हमारे जो बेनिफिट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो हमारे साथ शेयर्ड ही नहीं है। जो बंदा जाता है किसी का एड हॉक बेसिस के ऊपर जो है वो अप्रूव हो जाता है, किसी का रिजेक्ट हो जाता है। तो जब जितना स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होगा, जितना स्ट्रक्चर्ड कंपनी होगी, पॉलिसीज़ होंगी, उतनी एचआर की भी ज़िंदगी आसान होगी, उतनी एम्प्लॉयज़ की भी ज़िंदगी आसान होगी। बिल्कुल। अच्छा फास्ट साहब, आप रिटेल ब्रांड के साथ भी काम कर रहे हैं, अभी करंटली आप हेड ऑफ एचआर हैं, तो आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं? ज़ीशान, बेसिकली देखें कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनकी हर एम्प्लॉय की नीड्स जो है ना वो वेरी करती हैं एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। किसी के लिए जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो उसके लिए फाइनेंस है, किसी के लिए एप्रिसिएशन है, किसी के लिए अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है, किसी के लिए अच्छा जो मैनेजर है, रिस्पेक्टेबल मैनेजर है, जो उसको जो कोर वैल्यूज़ हैं कंपनी की, उनकी एक्नॉलेजमेंट हो, उनकी कंप्लाइंस हो। अब आपने ये देखना है कि कुछ चीज़ें आप जेनेरिक कर रहे होते हो, अपना जो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है आप इसी से डिज़ाइन करते हो कि उसके अंदर जो लोग हैं वो सारे कवर हों, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट होती है जो कि स्पेशल ट्रीटमेंट होती है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। कोई किसी किस्म की बाइसनेस नहीं होती जो आपको लगता है कि यार हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ये देखिए, आपको सॉरी टू से कि गधे और घोड़े जो है ना वो अलग करने होते हैं। अगर आप दोनों को एक जैसे ही ट्रीट करेंगे तो फिर मसला है। अच्छा, कुछ एंगेजमेंट जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड होती है, इसके अलावा और बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आप सेल करते हो, आपको मैं इन्वेंट्री ना दूँ, आप सेल करोगे? नहीं करोगे। आपको सिस्टम चाहिए, आपका सिस्टम ही सपोर्टिव ना हो, आप सेल करोगे? आपकी टीम सपोर्टिव ना हो, आपके सीनियर सपोर्टिव ना हो, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिव ना हो, तो लाइक मतलब बहुत सारे इसके अंदर ना फैक्टर हैं जो कि अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें, फिर इसके अंदर एक और बड़ा फैक्टर है वर्क लाइफ बैलेंस, कि एक एम्प्लॉई है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये तो अच्छी बात है क्रॉस स्टिच के अंदर कि हम इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है बिलीव है हमारा कि एम्प्लॉय जो है अगर हमारी छुट्टी होती है 5:30 के ऊपर तो 99% लोग उसे चेकआउट कर रहे होते हैं। अब एक बंदा अगर किसी कंपनी के अंदर वो लेट सीटिंग कर रहा है, वो कल वो टाइम पे नहीं आएगा, उसके और डोमेस्टिक लाइफ उसकी डिस्टर्ब होगी, तो उसकी परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब होगी। तो एंगेजमेंट उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फास्ट साहब, आप रिटेल बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ की आपके पास सीरीज आती हैं, प्रॉपर वो एक हायरार्की के थ्रू ही आता है, ठीक है, तो उसमें आप क्या स्किल्स देखते हैं? क्योंकि रिटेल बिजनेस में और कॉर्पोरेट सेक्टर की स्किल्स थोड़ी सी मेरे ख्याल आई थिंक थोड़ी। आप हमारे पास आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, लेट्स सपोज के आउटलेट मैनेजर के लिए। अब मैं आपसे जो पहला क्वेश्चन करूँगा, मतलब कोर थोड़े बेसिक क्वेश्चन से हट के, मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप हमारे ब्रांड को जो है वो कहाँ पे कंसिडर करते हो, या आपका हमारे ब्रांड के बारे में क्या ख्याल है। अब इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपके पास मार्केट नॉलेज है, आपने कोई थोड़ा इंटरव्यू से पहले R&D की है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल हमें क्रॉस स्टिच है, ईस्टर्न वेयर ब्रांड है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे कंपेटिटर्स कौन से हैं। आप मुझे बताएं जी, आपका कंपेटिटर जो है फलाना वेस्टर्न ब्रांड है, और आपका जो कंपेटिटर है वो कोई जो बाहर का ब्रांड है, ठीक है, वो है। तो मैं देखूँगा कि यार ये बंदा जो है ना, इसको तो
क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, फिर आप उनसे पूछते हो कि यार आप मुझे बताओ कि रिटेल की जो है वो कोर KPIs वगैरह क्या है, रिटेल के एक जो अगर आपने मैनेजर के लिए अप्लाई किया है और मैं कहता हूँ यार आप तो ESM के लिए भी सूटेबल हो, तो आप मुझे बताओ कि एक आइडियल ESM ड्रेस का क्या रोल होता है, एक मैनेजर का क्या रोल है। अब एक मैनेजर के इंटरव्यू के लिए आए हो, लेकिन आपको अपने ही रोल का जो है वो आपको क्लैरिटी नहीं है। आप कहते हो यार जो मैनेजर का काम होता है वो सेल करना होता है, फिर मतलब बिल्कुल जेनेरिक बेसिक किस्म की चीज़ें। अब एक आपकी कंपैरिजन में एक और एप्लीकेंट आता है, अब उसे ये सवाल करते हैं, वो कहता है जी आप हैं क्रॉस स्टिच है, आपके मुकाबले में ये आपका जो है टॉप 3 कंपेटिटर्स हैं, आप मेरे ख्याल के अंदर अगर यहाँ पे आपके स्टोर्स हैं, अगर आप इन एरियाज़ में स्टोर खोलें आप, तो आपकी जो है वो सेल बढ़ जाएगी। अगर आप इन प्रोडक्ट लाइन्स के अंदर डील कर रहे हैं, अगर आप ये ऐड करें तो इतना इसका इन्वेस्टमेंट होगी, इतना इसका रिटर्न होगा। तो कोई रीज़न है कि वो बंदा शॉर्टलिस्ट नहीं होगा? बिल्कुल। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब देखिए ना, हायरिंग के डिफरेंट फेजेज हैं। सबसे पहले आपकी और कंपनी की जो इंट्रैक्शन है, सोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, जो फोरम है वो क्या, वो CV है। ठीक है, तो क्या आपकी CV जो है वो इतनी अट्रैक्टिव है कि जो रिक्रूटर है उसको वो शॉर्टलिस्ट करे? अब मैं एक ASM के इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मेरी क्या प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? आपका जो मिनिमम एजुकेशन लेवल हमने एक सेट किया हुआ है, क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है, क्या वो है? अगर मुझे 10 मिनट लगा के आपकी एजुकेशन ही ढूंढनी पड़ती है तो क्या होगा? मतलब डैशबोर्ड है ना जी। आपने जो चीज़ें जो आपकी कंपेटिटिव एज है आपने CV के अंदर उनको विजिबल करना है। बिल्कुल। आपने अप्लाई कर रहे हो आप ASM के लिए और आपने अपनी CV स्टार्ट की है मैट्रिक से, तो क्या मेरे लिए इस टाइम जो इस पॉइंट के ऊपर मैट्रिक ज़्यादा ज़रूरी है या आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है? रेलिवेंट एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आप ASM हो नॉर्थ में, अप्लाई कर रहे हो आप साउथ के लिए, तो मैं अगर नॉर्थ वाला होगा उसको शॉर्टलिस्ट करूंगा या साउथ वाले को करूंगा? अगर आप किसी डिफरेंट एरिया से अप्लाई कर रहे हो तो आप उसमें लिखो कि आप लाइक ओपन टू रीलोकेट या कोई भी के वर्ड्स यूज़ कर लो कि आप फ्लेक्सिबल हैं। आपकी कोई पर्सनल रीजंस भी हो सकती हैं। मैं कराची में था, बेसिकली मैं पंजाब से था, तो मेरी हमेशा से कोशिश होती थी कि यार कोई लाहौर में, मैं पंजाब में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में मूव कर जाऊँ। लेकिन जब कोई कराची में रिक्रूटर मेरी CV के ऊपर कराची देखता था, वो मेरी CV ड्रॉप कर देता था। तो अब आपकी लोकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपकी सर्टिफिकेशंस, आपका टेक्निकल नॉलेज, ये आपने रिक्रूटर को बताना है कि ये चीज़ें आपकी रेलिवेंट हैं। अब आप एक फाइनेंस मैनेजर हायर कर रहे हो, फाइनेंस मैनेजर जो है वो रिटेल के अंदर भी होता है, वो इंजीनियरिंग के अंदर भी है, वो सर्विस सेक्टर के अंदर भी है। अब मैं अगर एक कर रहा हूँ, मेरे एक फाइनेंस मैनेजर का मैंने इंटरव्यू करना है और एक बंदा जो है वो किसी कंपनी में ऑडिटर है, दोनों ही क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वो कहता है जी मेरी CV शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो रही? भाई आपका जो एक्सपीरियंस है, एजुकेशन तो दोनों की सेम है, समटाइम क्या होता है कि एक्सपीरियंस भी सेम होता है, लेकिन आप अपने सेक्टर को जो है वो आप टारगेट करते हो। बिल्कुल सर। हाँ, सब जो हमारे व्यूअर्स में अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट है जो रिटेल इंडस्ट्री में आना चाहता है, वो चाहता है कि मैं कुछ साल एक्सपीरियंस गेन करूँ ब्रांड्स के साथ, फिर अपना ब्रांड भी लॉन्च करो, तो अपन को क्या रिकमेंड करते हैं? कौन से स्किल्स के ऊपर वो काम करें? किस तरह वो एक रिटेल सेक्टर में अपना नाम बना सकते हैं, उसमें सस्टेन कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं? इसके बारे में चल रहा है। देखिए, अगर आपने एज अ एम्प्लॉय जो है वो अपना करियर बिल्ड करना है और या आपने सिर्फ लर्न करना है और कल को अपना जो ब्रांड है वो लॉन्च करना है, तो आपकी अब 2 लर्निंग प्रायोरिटीज हो गई हैं। अगर तो आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है ना, तो फिर आपकी जो लर्निंग का फोकस है वो सिस्टम्स होने चाहिए। फिर आपकी जो लर्निंग है वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बेस्ड लर्निंग ना हो। अब मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करता हूँ एज HR रैप कर लें या ऑफिसर कह लें, तो अगर एज ए एम्प्लॉय करना होगा तो मैं फिर अपनी जो लर्निंग है ना उसको दूसरे डिपार्टमेंट्स में नहीं लेके जाऊंगा। और कल को मैंने अगर अपना ब्रांड लॉन्च करना है, फिर मुझे देखना है कि यार कंपनीज के अंदर HR कैसे काम कर रहा है, फाइनेंस कैसे काम कर रहा है, कंपनी के अंदर गवर्नेंस सिस्टम क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कैश फ्लोज कैसे मैनेज हो रहे हैं, इन्वेंट्री कैसे मैनेज हो रही है, सप्लाई चेन कैसे हो रही है, वेंडर कैसे मैनेज हो रहे हैं, इसकी E-com जो है वो कैसे मैनेज हो रहा है, इसकी मार्केटिंग कैसे हो रही है, इसकी बजटिंग कैसे हो रही है, इसकी कॉस्टिंग कैसे हो रही है, और मार्केट के जो एनालिसिस हैं वो कैसे हो रहे हैं, डैशबोर्ड कैसे रिव्यू हो रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे हो रहे हैं, स्वॉट एनालिसिस कैसे हो रहे हैं, पेस्ट एनालिसिस कैसे हो रहे हैं,
तो फिर ना डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अगर उसने अपना ब्रांड लॉन्च करना तो इन तमाम चीज़ों को फिर वो देखिए आप उसका फोकस होगा यार मैंने सिस्टम अंडरस्टैंड करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे कौन सा ERP जो है वो लॉन्च करना है, मैं आप लिखोगे यार कौन सा ERP है, आप दुनिया के आपके पास टॉप 3 ERP आ जाएंगे, क्या वो आपके लिए फिजिबल भी है कि नहीं है। उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो आपकी अर्ली स्टेज के ऊपर जो है वो फिजिबल है कि नहीं है। आप कहते हो यार मैंने डे 1 से जो है वो SAP इम्प्लीमेंट करना है, या अगर आप रिटेल के अंदर हो तो मैंने AX या रिटेल प्रो यूज़ करना है, मैंने पावर BI यूज़ करना है, मैंने शॉपर वैल्यू यूज़ करना है, या डिफरेंट और मैंने टूल्स यूज़ करने हैं। क्या आप अपने कंपनी अपने उस फेस के अंदर आ गई है कि वो मिलियंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। इनिशियली तो वो क्या बिजनेस स्टार्ट करेंगे एक्सेल से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फिर को लोकल कस्टमाइज ERP लेके आएंगे, फिर वो एक स्ट्रक्चर्ड ERP के ऊपर शिफ्ट होंगे, फिर वो ग्लोबल जो ERP सॉल्यूशंस हैं जिसके से मैंने आपको SAP की एग्जांपल दी है, फिर वो या फॉर सक्सेस सेट टूल उसके ऊपर वो करेंगे, या और डिफरेंट जो अवेलेबल हैं। अगर वो रिटेल के जिससे मैंने आपको AX की एग्जांपल दी है, रिटेल प्रो की दी है, अगर वो थोड़े कम स्टेज के ऊपर होंगे तो वो कहेंगे अच्छा कैंडेला वगैरह जो इससे काम चला लो। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं वो फिर अगेन आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मैं इसको समराइज इसी कैसे करता हूँ कि आप अपने ट्रैक में क्लियर हो कि यार मैंने कल को एंटरप्रेन्योर बनना है या मैंने एम्प्लॉय बनना है। तो अगर तो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो जो मैंने आपको सारे सिस्टम के स्टडीज़ बताई हैं, आपको R&D बताई है, आपको वो सीखनी होंगी। और अगर आपने एम्प्लॉय बनना है तो एम्प्लॉय बनना कोई बुरी बात भी नहीं है बाय द वे, ठीक है। आपका अगर अच्छा करियर है और आपका अच्छी ग्रोथ है, पोटेंशियल है, तो इसमें भी कोई हर बंदा तो बिजनेस ओनर नहीं बन सकता। और ये तो कुछ ट्रेड्स होते हैं और कुछ आपके अंदर एक फियर फैक्टर भी होता है, और कुछ लोग उस फियर फैक्टर को मार देते हैं, कुछ नहीं मार सकते। अगर आपने एम्प्लॉय बनना है, आप कहते हो कि मैंने लेट्स सपोज के सप्लाई चेन का बनना है, तो आपको फिर उस कंपनी के सिस्टम भी स्टडी करने होंगे, उससे जो रेलेवेंट कंपनीज हैं जिनके केस स्टडी पड़े हुए हैं नेट के ऊपर, आप उनको भी स्टडी करो, उनकी प्रोडक्ट को स्टडी करो, आप खुद उनके कंपैरेटिव एनालिसिस करो, और फिर देखो कि और फिर आप स्किल्स गैप के ऊपर काम करो। कौन सी स्किल्स जो हैं इस सेक्टर के अंदर जो है ना वो आस्किंग स्किल्स हैं, उन कंपनीज के जॉब ऐड देखो, या किसी भी सेक्टर के जॉब एड्स देखो कि कौन सी स्किल्स की जो है ना वो डिमांड है। अब मैं अगर बात करता हूँ तो आप दूसरी जो HR की पोजीशन के ऐड आए हुए होते हैं, उसके अंदर कोई लाइक SHRM है, ठीक है, किसी की सर्टिफिकेशन वो कहते हैं यार ये मैंडेटरी है। अब आपका जितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, जितनी भी आप कॉम्पिटेंट है, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेशन नहीं होगी, आपका CV शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, चाहे वो आपकी ATS के जरिए हो, चाहे आपकी मैनुअल शॉर्टलिस्टिंग हो। तो अब आपने ये देखना है कि ट्रेंडिंग स्किल्स कौन सी हैं इस वक्त। अच्छा फाद साहब, आप HR से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है, ये मार्केटिंग और सेल का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ब्रांड्स, क्योंकि आप रिटेल इंडस्ट्री में हैं लास्ट 15 ईयर से, तो ब्रांड्स डिस्काउंट ऑफर्स के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है, 50% फ्लैट ऑफ। तो ये डिस्काउंट का क्या सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। निशान मैं वो बताऊँ कि जो रेट इंक्रीज करके नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छे ब्रांड तो सोच भी नहीं सकते कि वो प्राइसेस बढ़ा के कम करें। कोई बिल्कुल थका हुआ ब्रांड, वो ब्रांड ही नहीं होगा, वो लोकल होगा, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, जिस कैसे वो एक लोकल मार्केट होती है। लेकिन ब्रांड्स जो हैं वो जब डिस्काउंट लगा रहे होते हैं तो बेसिकली उन्हें वो मार्जिन जो है ना, प्रॉफिट मार्जिन, उनको वो हट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको डिस्काउंट क्यों लगाते हैं? आप अपनी इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने के लिए आपने फॉर एग्जाम्पल आपने एक नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ना वो प्रोड्यूस कर लिए। अब इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है सेल थ्रू, कि आप कहते हो यार इतने टाइम के अंदर ही आपने एक फोरकास्टिंग की होती है, एक प्रेडिक्शन की होती है, इतने यूनिट सेल हो जाएंगे। अब वो अगर वो सेल नहीं होते तो आपके पास जो स्टॉक है वो एक्सेस हो गया, अब आपने इसको लिक्विडेट करना है, आप डिस्काउंट पे चले जाएंगे। फिर कुछ डिस्काउंट ऐसे होते हैं जो कि आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आज़ादी सेल है, अब आपके जितने कंपेटिटर्स हैं वो सारे आज़ादी सेल पे किए हुए हैं, तो आपका जो कस्टमर है तो आप उसको भी फैसिलिटेट करते हो कि यार ये ट्रेंड है तो हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फिर सम टाइम क्या होता है कि आप को एडिशनल कैश फ्लो जो है वो जनरेट करना होता है, तो उसके लिए नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं कि वो सेल के ऊपर चले जाती हैं। तो ये बैक एंड के ऊपर कुछ इसी के इसका मैकेनिज्म होता है। और फाज़ साहब, कौन से ऐसे 2 से 3 पॉइंट्स आप मुझे बता दें जो कि एक ब्रांड और नॉन ब्रांड, क्योंकि रिटेल में ब्रांड बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में उसमें बताइए। कोई अगर मैं अपना मेरा स्टार्टअप है, मैंने कोई अपनी कंपनी लॉन्च करनी है रिटेल की, गारमेंट्स की,
तो मैं ब्रांड कैसे बन सकता हूँ? सबसे पहले तो आप अपने कस्टमर जो है ना उसकी प्रोफाइल के ऊपर काम करोगे, सेगमेंटेशन के ऊपर काम करोगे, आपका टारगेट कस्टमर कौन सा है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब आपका जो हर एम्प्लॉई है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, कि उसको पता हो कि जो कंपनी है इससे कस्टमर कौन सा है। मैं कहता हूँ कि अगर हम कहते हैं यार हमारा जो कस्टमर है वो 25 से 40 ईयर के बीच में है। अब 25 और 40 ईयर्स के बीच में सबसे ज़्यादा जो कस्टमर है वो किस एज ग्रुप का है। हम कहते हैं एग्जांपल के तौर पे जी 30 ईयर्स की जो ख़वातीन हैं, ठीक है, वो हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ करती हैं। अब आपने देखना है कि उनकी क्या कलर्स की क्या प्रेफरेंस होगी, वो अपने करियर के किस फेज़ के ऊपर होंगी, वो मैरिड होंगी, उन्हें ये क्या पार्टी वेयर के तौर पर चाहिए या रेगुलर घर में पहनने के लिए चाहिए या फॉर्मल है किसी मतलब डिनर के लिए चाहिए। तो अब आप जितनी ज़्यादा अपने कस्टमर प्रोफाइल के ऊपर रिसर्च करोगे, आपकी प्रोडक्ट की वैसी अलाइनमेंट होगी। अब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो एक ऐसे टारगेट कस्टमर के लिए जिनका प्राइस का मसला ही नहीं है जी, उनकी अफोर्डेबिलिटी का इशू भी नहीं है, और आप प्रोडक्ट बना के आप कहते हो यार हम तो कम प्राइस के ऊपर आपको दे रहे हैं, तो वो आपके पास कम प्राइस के लिए नहीं आ रहे, वो तो आपके पास आ रहे हैं सुपीरियर प्रोडक्ट के लिए। तो आप ब्रांड्स बिल्डिंग के ऊपर जो मेन चीज़ ये होती है कि आप अपने ब्रांड की कंपैरेटिव एज क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हो, और आपके कस्टमर को पता हो कि यार मुझे ये वाली जो चीज़ है ना वो इस ब्रांड से ही मिलेगी। चाहे अगर वो आपके कट्स हो सकते हैं, वो आपकी कलर हो सकते हैं, वो आपकी फैब्रिक की क्वालिटी हो सकती है, वो आपकी ऑन फ्लोर एक्सपीरियंस हो सकता है, वो आपका आफ्टर सेल एक्सपीरियंस हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा फासिल, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो किन स्किल्स के ऊपर काम करें कि एट द टाइम ऑफ हायरिंग उनको इश्यू ना हो, इजीली वो किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में रिटेल ब्रांड के साथ जॉब कर सकें? देखिए, जब कोई भी फ्रेश कैंडिडेट का हम इंटरव्यू करते हैं तो हमें सबसे जो चीज़ अट्रैक्ट करती है ना वो ये कि यार ये कितना ज़्यादा इसके अंदर जो है ना क्यूरियोसिटी है और सीखने की, और इसके अंदर कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम तो नहीं है। वो आपको अगर 15-20 साल हो गए ना इंटरव्यूज़ करते हुए, तो ट्रस्ट मी कि आप इस पोजीशन में होते हैं, मतलब एरर का मार्जिन तो होता है लेकिन वो बहुत कम हो जाता है कि आप ना पर्सनैलिटी को एवेलुएट कर रहे होते हो कि यार आपके कल्चर के अंदर ये फिट है कि नहीं है। वो वाइब्स आ जाती हैं, वो वाइब्स आ जाती है, बिल्कुल ठीक है। कम्युनिकेशन है, अपने सॉफ्टनेस रखें अपने बिहेवियर के अंदर, ठीक है। और अगर आपको समटाइम होता है कि ना सिर्फ आपको एवेलुएट करने के लिए कुछ इस के सिनेरियोज दिए जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है ना वो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो आपने इमोशनली जो है अपने आप को बैलेंस रखना है, अपने ईक्यू के ऊपर काम करके रखना है। देखिए ईक्यू है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, और ये कि आप कहेंगे आप ओपन है लर्न करने के लिए। करियर के अर्ली स्टेज के ऊपर आपकी प्रायोरिटी जो है ना वो अर्निंग नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप एक टैग चाहिए। वो आप जिस भी सेक्टर में जा रहे हैं जो उसके लीडिंग कंपनीज हैं, आप उनका टैग लें। आपने अपनी एंट्री का बैरियर नहीं बनाना। अब हमारे पास एक बच्चा आता है, एग्जांपल है, MBA किया हुआ है उसने, कोई लाइक सेकंड ईयर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या थर्ड ईयर है वहाँ से, वो कहता है जी मैं तो 80,000 लूँगा। अगर मैं इन्फ्लेशन को देखता हूँ, बाकी सारी चीज़ें देखता हूँ, तो डिमांड करने में कोई मसला नहीं है। अब आप उसको गाइड करते हो कि यार देखो 80,000 ठीक है आपने डिमांड कर दी है, लेकिन हमारा बजट नहीं है, हम आपको फॉर एग्जांपल हम आपको 50,000 देंगे। अब उसको ये पूछना चाहिए, अच्छा मुझे बताएं कि अदर बेनिफिट्स क्या हैं, मेरी यहाँ पे ग्रोथ क्या होगी, मेरा करियर पाथ क्या है, आपका प्रमोशन का स्ट्रक्चर क्या है, आपका ग्रेडिंग स्ट्रक्चर क्या है। अब इसी के सवाल करेगा तो वो जो वहाँ पे इंटरव्यू होगा उसको लगेगा ही मतलब ना ये सेंसिबल कैंडिडेट है, ठीक है, ये एक मेच्योर कैंडिडेट है। नॉर्मली क्या होता है, वो कहते हैं जी इससे कम सैलरी होगी तो हम नहीं आएंगे। अच्छा दो चीज़ें होती है ना, एक है कि आपने इस रेस में इंटर होना है, फिर दूसरा चैलेंज है कि आपने सस्टेन करना है, फिर तीसरा चैलेंज ये आपने ग्रो करना है। तो तीनों के चैलेंजेस भी डिफरेंट हैं, फिर आपकी वहाँ पे काउंटर स्ट्रेटजी भी डिफरेंट है। अच्छा दूसरा ये कि आपको इंटरव्यू की लीड कहाँ से मिलेगी, अप्लाई कहाँ करना है आपने। मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग हैं उन्होंने कुछ 100 कंपनीज़ को जो है वो CC के अंदर रख के अप्लाई कर रहे होते हैं, एक ही ईमेल जो है वो बार बार सेंड कर रहे होते हैं, पूरी आपकी नीचे जो है वो ट्रैक आ रहा होता है आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया हुआ है। और फिर कुछ इसी की और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपका एप्लीकेंट का बिहेवियर है, आपने हर जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना।
आप पहले अपना जो सेक्टर है उसको टारगेट करो, जॉब्स टारगेट करो। आपने ये देखना है कि यार ये इस तरीके की कंपनीज जो है ना, वहाँ वो लोग अप्लाई कर देते हैं, आप इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, वो कहते हैं नहीं सॉरी हम नहीं आ रहे, या कहते हैं ठीक है हम आ जाएंगे, और इंटरव्यू वाले दिन आते नहीं हैं, बाद में कहते हैं वो तो हमारी से जो है ना डिस्टेंस ज़्यादा है। मतलब ऐसे सारे नेम सीरीज हैं, कॉल ही नहीं अटेंड करते। इसी के जो बिहेवियर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपके देखें मेरी बात सुने, ये कोई अच्छी बात नहीं है जो मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। हकीकत ये है कि जब आप अपनी यूनिवर्सिटी से निकलते हो ना, पहले 6 महीने साल के अंदर अगर आपकी जॉब मिल जाती है ना आपको, तो आप लकी हैं। अगर नहीं मिलती ना, तो पीछे इतनी ज़्यादा सप्लाई है लोगों की कि फिर आप को जॉब सिक्योर करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा फाज साहब, आपकी अब हम प्रोफेशनल लाइफ से पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन के बारे में बताएं, अपनी प्रोडक्टिव हैबिट्स के बारे में बताएं। इसके डिफरेंट डायमेंशन हैं, इसको आंसर करने के। रूटीन वही जो प्रोफेशनल आपके एज ए एम्प्लॉय वाले एक हेक्टिक रूटीन होती है, सुबह चले जाओ ऑफिस और शाम को जो है वो आप घर आ जाओ, बच्चों को टाइम दो। लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरा एक और भी इंटरेस्ट है कि गेम्स वगैरह के ऊपर, स्पोर्ट के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और मैं एंगेज रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और जो डिफरेंट प्लेयर्स वगैरह हैं उनके साथ मेरी गपशप होती है तकरीबन डेली की बेस के ऊपर। और मैं सोशल लाइफ के ऊपर बड़ा बिलीव करता हूँ। जो हमारी एचआर की कम्युनिटी है उनके साथ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, कभी किसी को इनवाइट कर लिया, कभी किसी ने मुझे इनवाइट कर लिया, कोई ना कोई हमारे जो मीटअप वगैरह है वो हम अरेंज करते रहते हैं। इसके अलावा एक हमारे एक कम्युनिटी बेस कुछ एंगेजमेंट होती हैं जो सोशल लाइफ की हैं, उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ। फाज साहब, अगर मैं आपसे रिकमेंडेशन पूछूं कि अगर आपने हमारे व्यूअर्स को जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या एचआर की फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे? कोई रिसोर्सेज बता दें जिसमें बुक्स हो सकती हैं, वेब सीरीज हो सकती हैं, जिनसे उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो, प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो। अच्छा देखें, आप अब एचआर है, आपने एग्जांपल दी है। एचआर के अंदर डिफरेंट सब फंक्शन है। अगर कंपनसेशन के अंदर जो बंदा है उसका पर्सनैलिटी ट्रेड्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर हायरिंग रिक्रूटमेंट के अंदर कोई बंदा है उसके बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ओडी का अगर कोई कंसल्टेंट है या उसने एज ए एम्प्लॉई काम करना है, उसकी डिफरेंट लेवल के एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्शन है, उसकी डायरेक्टर्स के साथ है, उसकी सीईओ के साथ है, उसकी एचओडीज़ के साथ है, उसकी डिफरेंट है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने एचआर के अंदर रहते हुए किस जो है वो सब फंक्शन के अंदर अपना जो है ना वो काम करना है। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि मैं फॉर एग्जांपल एचआर में हूँ, मैंने सारे ही एचआर के फंक्शन में काम किया हुआ है, लेकिन मेरी जो स्पेशलिटी है ना, जो स्ट्रेंथ है, मैं कहूँ यार अगर 10 फंक्शन है ना तो एक जैसी है। एक ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच है कि आपने, अगर आप सीनियर लेवल के ऊपर हो तो आपने काम सब में किया होता है, लेकिन कोई ना कोई एक एरिया ऐसा होता है, कल को आप बोलो यार मैंने एज ए कंसल्टेंट काम स्टार्ट करना है, तो क्या आपने रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट बनना है, आपने ओडी कंसल्टेंट बनना है, आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनना है, ठीक है। अब आपका जो फेवरेट एरिया है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, फिर आपने वैसे ही बुक्स पढ़नी है, वैसी रिसर्च पढ़नी है। और लेकिन यह है कि बुक रीडिंग जो है ना ये आपकी ज़रूर होनी चाहिए। और आपने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था और उसमें मैं ये ऐड करता जाऊँ कि मैं तकरीबन रोज़ कोई ना कोई जो बुक है ना वो लाजमी पढ़ता हूँ। और बुक रीडिंग जो है वो आपको बिल्कुल अलाइन रखती है। कोई अपनी फेवरेट बुक बता दें जो आप रिकमेंडेशन भी हो जाएगी। यार मेरी जो फेवरेट बुक है ना, एक तो मेरी जनरल फेवरेट बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की है। और ये जितने भी लोग मेरे सुनने वाले हैं ना उनको मैं ये ज़रूर रिकमेंड करता हूँ। ये आपकी जो पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये उसके ऊपर है जी, आपकी फाइनेंस की प्रायोरिटी। इसके अंदर बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट और वगैरह के ऊपर बताता है कि जनरल क्या कॉन्सेप्ट है और क्या होना चाहिए। ये तो वो बुक है जो कि सबको पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मेरी एक और बड़ी फेवरेट बुक है अर्बन मेयर की अबव द लाइन, ठीक है। वो इमोशनल इंटेलिजेंस से भी थोड़ी रेलिवेंट है, वो मैं वो लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि उसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। फिर इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा हैं, 5 AM क्लब है, ठीक है, वो पढ़ें। ऐसे फर्स्ट एट द एंड वन बेस्ट एडवाइस फॉर द यूथ। बस यही है कि यार अपने करियर के अंदर सीरियस हो जाओ। नॉन सीरियसनेस जो है ना ये एज अ नेशन और एज अ पर्सन जो है, एज अ इंडिविजुअल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दुनिया जो है वो हमें किसी और नज़र से देख रही है। हमें अपनी जो पोजीशन है इसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हो तो आप ये सोचो कि कल को मैंने जो है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर कम्पीट करना है, तो जो ग्लोबल लेवल के ऊपर आपने कम्पीट करना है वहाँ पे स्किल सेट की क्या रिक्वायरमेंट है। आपने आज आप हो ज़िशान है,
जिशान ने अगर कल को दुबई जाना है तो दुबई जाके उसका वहाँ पे इंडियंस के साथ भी कंपटीशन होना है, अरब के साथ भी होना है, वहाँ पे यूरोप के लोग भी आए हुए हैं, अमेरिका के लोग भी आए हुए हैं, अफ्रीका के लोग भी आए हुए हैं। अगर इसे यूरोप जाना है तो वहाँ पे इसमें कंपटीशन के लोगों के साथ होना है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ग्लोबल कंपटीशन को टारगेट करोगे ना तो आप जो पाकिस्तान का लोकल कंपटीशन है इससे वैसे बहुत आगे चले जाओगे। अगर आप अपना कंपटीशन ही लोकल को रखोगे तो फिर आप जो प्रोडक्ट होगे वो इजीली रिप्लेसेबल होगी। अपने उन स्किल के ऊपर काम करो कि जो रिप्लेसेबल ना हो, जिनकी जो सप्लाई है वो मार्केट के अंदर हाई ना हो। ग्रेट, अगेन थैंक यू सो मच फासम कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है रिटेल बिजनेस के बारे में प्लस एचआर के बारे में। उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स भी इस कन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखेंगे। निशान मैंने भी एंजॉय किया और मैंने पूरी कोशिश की है कि हमको इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।